न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए नेशन एट 9 में हम आपको बताएंगे पूरब से पश्चिम की खबरें। इसी के साथ साथ देश भर में तमाम इस वक्त हलचल क्या चल रही है। चलिए करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। खबरों में अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी आयोजन के दौरान लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इन्हें आम नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के जिला और संगठनों की ओर से किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को लेकर पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की है, साथ ही उन्हें और भी अधिक मेहनत करने के लिए उत्साहित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम देश भर के सिविल सेवकों को उत्साहित और प्रेरित करने में पीएम मोदी का ये उपयुक्त मंच होगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द जारी कर सकती है। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं और इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची 22 अप्रैल को आने की उम्मीद है। बता दें कि लखनऊ में आज निकाय चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होने वाली है, जहां बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहली बार राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। आपको बता दें, अमित शाह देवहल्ली में बीजेपी के मुनीश मप्पा के लिए प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे। दरअसल मुनीश मप्पा मौजूद जनता दल सेक्युलर और विधायक LN नारायण स्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार KH मुनियप्पा के खिलाफ चुनावी मैदान में है। अपने दौरे के अंतिम चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अपने लोकसभा प्रवास के लिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना का भी दौरा करेंगे। आपको ये बता दें, पिछले महीने चुनावों की घोषणा के बाद से ही अमित शाह कर्नाटक के ये पहले दौरे पर हैं। अगली खबर भी कर्नाटक से है, जहां पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के विवादित बयान से कर्नाटक चुनाव में अतीक अहमद की एंट्री हो गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। प्रतापगढ़ी के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री करंदलाजे ने सवाल खड़े किए। शोभा करंदलाजे ने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में ऐसे लोगों को अपना स्टार प्रचारक बना रही है। इससे पहले अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए थे। दरअसल कई बार कार्यक्रम में प्रतापगढ़ी को माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ देखा गया था, जिसके चलते ऐसे कथित तौर पर खबरें आती रहती थी कि इनकी आपसी नजदीकियां हैं। खबरों में अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सुसनेर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बैठक की है। इस दौरान उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं से बात कर नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की। इस बैठक को जनसंपर्क बताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। साथ ही साथ पुलवामा अटैक का जिक्र भी किया है कि ये सरकार इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्यूर है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में आज घाटकोपर में संभागीय कार्यकर्ताओं का शिविर लगेगा। वहीं इस शिविर में कई नेता और वर्कर्स मौजूद रहेंगे। इस कैंप में खुद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शामिल होंगे। शिविर प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की अध्यक्षता में होगा। दरअसल शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया है और इस कैंप का उद्घाटन जयंत पाटिल करेंगे। इस शिविर में सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद सुनील तटकरे, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, पूर्व मंत्री छगन भुजबल, पूर्व मंत्री जितेंद्र रावत समेत अन्य नेता भी शामिल होंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में अजित पवार का नाम नहीं होने से तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब खबर तमिलनाडु से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार समेत कई नेता विपक्षी एकजुटता की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी बीच तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फोन किया और सीएम स्टालिन से बात करते हुए तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयक का समर्थन भी किया, जिसमें किसी मसले को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने की बात कही गई है। स्टालिन ने इसको लेकर पिछले दिनों गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को चिट्ठी भी लिखी थी। गवर्नर के लिए तय समय सीमा को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम पिनराई विजयन भी समर्थन कर चुके हैं।
और अब बात पूर्वोत्तर की कर लेते हैं, जहां पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों से चल रहे सीमा विवाद का हल गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर निकाल लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले असम कैबिनेट ने राज्य सरकार की तरफ से गठित 12 क्षेत्रीय समितियों की दी हुई सिफारिशों को मंजूर किया था और अब इस ऐतिहासिक समझौते पर दोनों राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद का मुद्दा सुलझ गया है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार ने करीब 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर से राजगीर के वैभवगिरी पर्वत पर लगी आग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वैभवगिरी पर लगी आग की घटना को लेकर वन विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में बैठक भी की थी। आपको बता दें, पिछले दिनों वन तस्करों की तरफ से वैभवगिरी पर्वत के जंगलों में 3 दिन तक भीषण आग लगी थी, जिसमें लाखों पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए थे। वहीं हजारों जानवरों की आग में झुलसने से मौत हो चुकी है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर आज ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मुकदमे एक साथ संलग्न करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को राजी हो गया है। ये आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला की पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का अनुरोध स्वीकार करते हुए दिए। इससे पहले विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि वाराणसी के जिला जज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े सभी दीवानी मुकदमों को एक साथ संलग्न करने की मांग पर निर्णय कई बार टाल चुके हैं। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विष्णु जैन ने पीठ को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हैं। अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम बघेल ने कहा कि गौठान में पैरा, पानी और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को दौरा कर गौठानों का निरीक्षण करने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात भी कही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, खोबरी खरीदी में गौठानों के योगदान की सराहना की। साथ ही गांव में भी ये मांग की कि इसके साथ ही गौठानों को स्वीकृति दी जाए। अब बात करते हैं केरल की, जहां सीएम पिनराई विजयन ने खेल को बढ़ावा देने के लिए एक खेल का मैदान परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना के तहत पहले खेल के मैदान पर काम तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। सीएम पिनराई ने कहा कि आदर्श रूप से राज्य के प्रत्येक वार्ड में एक खेल का मैदान होना चाहिए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जरूरी है कि बच्चों के घर के पास एक खेल का मैदान हो। शारीरिक फिटनेस बनाए रखना जरूरी है। सभी उम्र के लोगों को अपने क्षेत्र में खेल के मैदान का उपयोग करना चाहिए। युवाओं को खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों में भागीदार बनाकर नशे की लत से दूर रहना चाहिए। खबरों में बात करते हैं राजस्थान की, जहां अजमेर के चंदवरदाई नगर खेल स्टेडियम में 2 दिवसीय संभागीय स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन चल रहा है, जहां आज मेगा जॉब फेयर में सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। इधर पहले दिन 21 सेक्टर की 60 से अधिक कंपनियों ने अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के लिए इंटरव्यू दिए। अधिकतर युवाओं की ओर से QR कोड और लिंक के जरिए पंजीकरण करवाया है। इसके अतिरिक्त ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। वैकेंसी के पद की आवश्यकता और योग्यता रखने वाले आशार्थियों का मौके पर ही चयन भी किया गया। उन्हें ऑफर लेटर भी कैंप के दौरान जारी किए गए हैं और आगे भी प्रदान किए जाएंगे। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां भारतीय रेलवे ने गंगा पुष्करालू उत्सव के लिए विशेष ट्रेनों की शुरुआत की है और इस मौके पर बीजेपी सांसद GVL नरसिम्हा राव मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा मंगलमय होने की कामना की। इस ट्रेन का नाम विशाखापट्टनम बनारस रखा गया है, जो विशाखापट्टनम से रांची होते हुए वाराणसी तक चलेगी। ये विशेष ट्रेन 19 और 26 अप्रैल को विशाखापट्टनम से रवाना होगी, जबकि 20 और 27 अप्रैल को वाराणसी से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही विशाखापट्टनम से वाराणसी तक कुल 11 विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। ये ट्रेन मई में 5 दिन और जून में 4 दिन चलेंगे। आपको बता दें कि गंगा पुष्करालू उत्सव 22 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां इन दिनों सेवादारों की ओर से 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा और 24 और 25 को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह भी है। अभी तक 16 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। खबर राजस्थान से है, जहां सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम महंगाई राहत कैंप को लेकर बेहद सजग हैं। सीएम ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा काम शुरू होगा। जनता को हमने जो राहत दी है उसके लिए 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसके बाद जनता को उसका लाभ मिल सकेगा। जिस दिन से स्कीम बनी है उस दिन से लाभार्थियों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शहर और गाँव में अभियान के तहत महंगाई राहत शिविर लगाए जाएंगे। अब खबर पुडुचेरी से, जहां पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजनिवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम पर खुशी जाहिर करते हुए एलजी तमिलिसाई ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। ये भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान लोगों से समाज में शांति भाईचारे की अपील भी की गई है और कहा कि हम सबका दायित्व है कि समाज में शांति और विकास के लिए मिलकर काम करें। इस तरह के कार्यक्रम समाज में सद्भाव बढ़ाने, एकजुट होने में मदद करते हैं। खबरों में अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां हरियाणा के यमुनानगर में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थन में बुढ़िया निवासी एक युवक ने व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस लगाकर लोगों की भावनाओं को आहत किया। आरोपी की पहचान आकाशदीप के रूप में की गई है। आरोपी एक हिंदू संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अमृतपाल सिंह के समर्थन में लगा स्टेटस देख हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लोगों की भावनाओं भड़काने के तहत केस दर्ज कर अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। खबर दिल्ली से है, जहां माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अतीक अहमद की आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि उमर को लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के अपहरण के मामले में सजा सुनाई जाएगी। दरअसल 7 अप्रैल को स्पेशल जज अजय विक्रम सिंह की कोर्ट में माफिया अतीक अहमद, उसके बेटे उमर अहमद की पर आईपीसी की धारा के तहत आरोप सिद्ध हुए थे। इधर अतीक अहमद की हत्या के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है। सुरक्षा कारणों से उमर अतीक अहमद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। उधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के भाई की हत्या के बाद पुलिस ने अब जांच भी तेज कर दी है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के पुंछ में हुए आतंकी हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर है और इस मामले में एनआईए सक्रिय हो चुकी है। जांच के लिए जम्मू कश्मीर जाएगी एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के पुंछ में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम सक्रिय हो चुकी है और जम्मू कश्मीर जाएगी एनआईए की टीम। आपको बता दें, कल मौसम खराब था और इसी का फायदा कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने उठाया और गाड़ी पर सबसे पहले गोलियां दागी गईं। इसके बाद आपको बता दें कि ग्रेनेड से हमला किया गया। एनआईए आतंकी हमले की जांच अब अपने स्तर पर करेगा। टीम के 3 से लेकर 4 सदस्य मौका वारदात पर जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ये जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे हमले की जिम्मेवारी आतंकी संगठन और यूं कहें इस संगठन को बैन कर दिया गया था, पीएफएफ ने ली है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। आखिरकार कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जानी है। बिल्कुल, देखिए कल ये भी कहा गया कि जिस तरह से खराब मौसम का फायदा उठाया गया, ऐसे में आतंकियों की ओर से ग्रेनेड से भी अटैक किया गया था। जो गोलियां चलाई गई उन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। सहयोगी ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, इस पूरे मामले को देखें, कल जिस तरह से ये आतंकी हमला सामने आया, अब उसके बाद एनआईए की टीम मौके पर जाएगी और पूरा हमला हुआ है उसकी जांच करेगी। कल ये बड़ी दुखद घटना थी कि लगभग 3 बजे जब सेना के जवान जो 49 आरआर के थे, वहीं पर उनका कैंप भी था, वहीं पर जा रहे थे। ये राजौरी से अपने कैंप की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में क्योंकि कल मौसम खराब था, बारिश और चल रही थी और क्लाउडी सा मौसम था, कुछ अंधेरा सा प्रतीत हो रहा था, तो ऐसे में आतंकियों ने इसका जरूर फायदा उठाया, फायरिंग की, ग्रेनेड फेंक। तो जिस तरह वहां पर अगर आप वहां की हालत देखेंगे तो निस्संदेह पहले इंसिडेंट में ही ये क्लियर हो सकता था कि ये सिर्फ आगजनी की घटना नहीं हो सकती कि जिससे इस तरह इस दुर्दांत जो शहादत जिन्होंने पाई है वो इस तरह से उनकी हालत हो सकती थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे समय बढ़ता गया
वैसे वैसे ही पता चलता रहा कि एक आतंकी हमला और बहुत बड़ी वारदात थी। देखिए ज्योति, ये जो हमला किया गया है, बिल्कुल जो इस वक्त हमला किया गया है, ये एक ऐसे वक्त में किया गया है जब ऑपरेशन ऑल आउट चरम पे है। इसी के साथ साथ सेना के जो तमाम बड़े आला अधिकारी वो भी कह चुके हैं कि आतंकवाद लगभग खत्म सा ही हो गया। लेकिन क्या अभी तक कुछ इनपुट मिल पाया है? ये वारदात क्या जो अंदर बैठे हैं, जो अंदर घुसे हुए उन आतंकियों ने की, या सीमा पार आतंकियों की करतूत है ये? अभी तक कुछ ज्योति समझ में आया प्रथम दृष्टया मामले की जांच में? मैं आपको एक लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद पर बहुत दूर नहीं है जी। कृष्णा घाटी यहाँ से पास है। भिंबर गली एक ऐसा स्थल है जहाँ से एक रास्ता पुंछ जिले की तरफ, शहर की तरफ जाता है, दूसरा मैंडर भी एक सीमावर्ती क्षेत्र ही है। यहाँ पर कृष्णा घाटी से ही सर्वेलेंस, यहाँ मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ पर ब्रिगेड है हमारी और बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर आर्मी चाहू और बसी हुई है और ऐसे में आतंकवादी यहाँ पर किस तरह घुसे, ये एक बहुत मामला है। फिलहाल मामला एनआईए ने ले लिया है। इनपुट शायद अभी मिली भी होगी तो उसको शेयर नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि कहीं इन्वेस्टिगेशन कहीं हैम्पर ना हो। लेकिन फिलहाल अभी इस पे तफ्तीश, इसकी अब तफ्तीश होगी ज्योति कहीं ना कहीं। लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि जो गोलियां दागी गई थी आतंकवादियों की साइड से, उनकी तरफ से, वो कहीं ना कहीं मेड इन चाइना थी। अब सवाल यहाँ पर भी खड़ा होगा कि इस एंगल से भी जांच की जाएगी ज्योति। पाकिस्तान को सभी जानते हैं कि चाइना इस समय खुले तौर से समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान में उनके निवेश भी हुए पड़े हैं। उसके बाद जितनी भी आप वेपन्स भी देखते हैं जो रिकवरीज होती हैं, चाहे ड्रोन के द्वारा फेंकी जाइए या यहाँ पर जो शेल्स मिले हैं उन पर मेड इन चाइना ही लिखा होता है। तो चाइना पूरी तरह से इन्वॉल्व है। लेकिन अब ये तफ्तीश बताएगी कि ये कब यहाँ पर आतंकी मौजूद थे, कब यहाँ पर उन्होंने वहां पर एक पूरा प्लान किया और किस तरह हमारी एजेंसी फेल हुई है डिटेक्ट कर पाना। जो है वो पहुंच रही है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को अगर ढंग से देखा जाए ज्योति, दो सवाल यहाँ पर ऐसे में उठते हैं। एक तरफ G20 सम्मेलन क्योंकि भारत में होना है, इसको लेकर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बैठक आयोजित होनी है। गृह मंत्री अमित शाह भी गए तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो वो इंटरनेशनल हेडलाइन बन सकता है। दूसरी तरफ ये हमला उस दौरान होता है जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो वो भारत आएंगे। ये टाइमिंग जो है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है, सीधा इशारा कर रही है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत है। ये निसंदेह पाकिस्तान की हरकत है। लेकिन पाकिस्तान, आप हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब अपनी बात और कार्य में विविधता लाई है। हमेशा उसकी करनी कुछ होती है और कथनी कुछ होती है। पाकिस्तान कहता कुछ है, होता कुछ है। यहाँ तो वहाँ जो उनकी एजेंसीज हैं, जो उनकी टेररिस्ट एजेंसीज हैं या आईएसआई है, वो उनके अधीन कभी रहे ही नहीं। पॉलिटिकल लेवल अलग रहा है, सेना का लेवल अलग रहा है। उनमें आपस में तालमेल हुआ ही नहीं कभी। और उसी की वजह आज पाकिस्तान की अस्थिरता जिस तरह आज आप देखने को मिल रही है, वो यही एक दूसरे पर अविश्वास के ही कारण है। जब पॉलिटिकल लेवल पर डिप्लोमेटिक मूव कुछ और होने जा रहे होते हैं तो वारदात कुछ और हो जाती है, जिससे पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय पटल पर अलग थलग पड़ चुका हुआ है। ज्योति, अगर हम एनआईए की टीम की बात करें तो क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 से 4 सदस्य इस टीम में होने वाले होंगे, और इसके साथ ही ये टीम कब पहुंचेगी, कौन कौन लोग वहां पर और मौजूद होंगे, किस तरह से पूरी जांच जो है वो आगे बढ़ने वाली है, इसको लेकर जानकारी। एनआईए का ऑफिस जम्मू में भी है, लेकिन इनको दिशा निर्देश केंद्रीय मंत्रालयों से ही आते हैं और इस तरह जम्मू से भी ये टीम आज वहां पर पहुंच जाएगी कुछ ही समय में। इसमें कितने लोग होंगे जब ये पहुंचेंगे तो ही पता चल पाएगा। लेकिन ये डीआईजी स्तर के लेवल पर इनके अधिकारी होंगे जो इसकी छानबीन करेंगे। लेकिन ये कब वहां पर पहुंचकर और कब तफ्तीश शुरू होती है, ये थोड़े समय बाद ही खुलासा हो जाएगा। लेकिन एनआईए इसकी पूरी तरह से जांच करेगी। जो भारत जाहिर सी बात है जांच अब जरूरी भी हो जाती है ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से पीएफएफ ने इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जो बैठक होने वाली है, जिस तरीके से हम पहले ही पूछ सकते हैं आपको कि ग्लोबल समिट की और G20 की बैठक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में होने वाली है, इससे बौखला गया पीएफएफ और अब ये आतंकी घटना जो है इसकी परिणति रही। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पुलवामा अटैक जब हुआ था तब भी कहीं ना कहीं बहुत ही कोताही बरती गई थी। तो यहाँ पर एक बार फिर से जांच करने की तैयारी में होना चाहिए, या फिर यूं कहे कि पुलिस में इस बात की कोई इंटेलिजेंस नहीं थी या इस पर के कोई इनपुट नहीं थे कि ऐसा हमला भी हो सकता है। तो नए सिरे से अब तब्दीली की जरूरत। जी, इंटेलिजेंस फेलियर जरूर है कि इस लेवल तक आतंकवादी अंदर घुस चुके थे
प्लानिंग हो चुकी थी, एम्बुश लग चुके थे और हमारी एजेंसीज को कानों कान खबर भी नहीं। और इतना बड़ा हादसा हो गया कि हमारे 5 जवान, जो 4 पंजाब राज्य से थे और एक उड़ीसा से था, वो शहीद हो गए और एक अभी भी हॉस्पिटल में अपने उपचार के लिए मौत से लड़ रहा है। निस्संदेह एक बहुत बड़ी चूक है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चूक है और शायद ज्योति यही एक वजह है जब एनआईए की टीम हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटेगी। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे इस खबर पर जुड़ेंगे हम। इसी बीच आपको बता दें एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो डराने वाली है। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी समेत सबसे ज्यादा जो संक्रमित केसेस हैं इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। तो देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, अभी संख्या 65,286 के पार हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 खतरनाक हो चुका है। कोरोना के सब वेरिएंट से नई लहर की आशंका जताई जा रही है क्योंकि मामले देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कई लोग इस वक्त ये जो लक्षण है सर्दी जुकाम इनसे संक्रमित पाए जा रहे हैं। और अगर हम सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की बात कर लें जहां पर मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के नाम आगे आ रहे हैं क्योंकि मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस फिलहाल 65,000 से ज्यादा हो चुके हैं, यानी नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होता नजर आ रहा है। और मामले अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो ये माना जा रहा है कि एक नई लहर भी आ सकती है। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा, नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, देश की राजधानी भी उन राज्यों में शुमार है जहां पर कोविड के मामले सबसे ज्यादा हैं। कि बिल्कुल राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1600 से ज्यादा जो नए मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात वो है क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 26% को क्रॉस कर गई है। और पिछले 10 दिन के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा बेहद खतरनाक है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अंदर 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। तो ये आंकड़ा काफी बड़ा है और यही वजह है कि दिल्ली का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अब घबरा गया है। हालांकि दिल्ली सरकार के तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन लोगों को फिर दोबारा से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। न केवल दिल्ली बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, बिल्कुल, कई राज्यों में एक हम ये भी कह सकते हैं नमित के उत्तर प्रदेश भी है। और नीरज देखिए जिस तरीके से हमने देखा दूसरी लहर में बहुत सी समस्याएं उत्तर प्रदेश में मुंह भाई खड़ी हुई थी, ऑक्सीजन की समस्या थी, बहुत से वेंटिलेटर्स के अभाव था। तो इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए ही गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की पूरे देश में कि कहीं ना कहीं आप वापस से मॉकड्रिल कीजिए, समस्याओं का समाधान कीजिए। अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश में केसेस आप बढ़ते देख पा रहे हैं, राजधानी से क्या खबर चल के आ रही, क्या लगता है क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 150 से ज़्यादा केस आए हैं और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 से अधिक एक्टिव केस हैं और लखनऊ में 1000 के ऊपर एक्टिव केस हैं। ये स्थिति तब है जब लोग ठीक से जांच नहीं करा रहे हैं। अगर वाकई जांच कराई जाए तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि तमाम लोगों के अंदर खांसी, बुखार और इस तरह के लक्षण हैं जो कि कोरोना के लक्षण होते हैं, लेकिन घर पर ही ज़्यादातर मरीज अपने आप को ठीक कर ले रहे हैं, जो क्रोसिन है, तमाम इस तरह की दवाएं लेकर। लेकिन अगर वाकई जांच कराई जाए तो ये आंकड़े चौंकाने वाले सामने आएंगे। और इस समय अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर तमाम बेडों को सुरक्षित रखा गया है। जो ऑक्सीजन प्लांट है उनकी भी रेगुलर चेकिंग हो रही है और स्थिति उनकी देखी जा रही है कि इमरजेंसी में किसी तरह की व्यवस्था खराब ना हो। और उत्तर प्रदेश में और यही एक वजह भी हम कह सकते हैं कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। तो न्यूज इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से यही कहता है, यदि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।